और दूसरों के साथ भी हम यही रवैया अख्तियार करें कि दूसरों को भी नॉर्मलाइज करने के हमारे पास कौन से टैक्टिक्स हो सकते हैं कि हम सोसाइटी में यूज़ करके दूसरों तक इस हाइपरटेंशन को दूर करने का एक किरदार अदा कर सकें। तो मैं इनवाइट करना चाहूँगा मैम अनम नवाज मलिक को, कि जो कि इनका वास्ट एक्सपीरियंस है क्लिनिकल साइकोलॉजी फील्ड में। बहुत से इदारों के साथ वो काम कर चुकी हैं। इंटरनेशनल लेवल पे वो एज अ टीचर, एज अ काउंसलर भी वर्किंग कर रही हैं, और इस वक्त वो यूसीपी से पीएचडी भी कर रही हैं। तो मैं आपको इस यूनिफॉर्म नाज फाउंडेशन के प्लेटफॉर्म से वेलकम कहते हैं वार्मली, और उम्मीद करते हैं कि आप जो भी हमें इस हवाले से गाइडलाइंस देंगी, कुछ भी हमें जो नॉलेज इनके देंगी, प्रोवाइड करें, कि इंशाल्लाह हम तमाम पार्टिसिपेंट्स कोशिश करें कि अपनी लाइफ में इसको अच्छे से लेकर आने की, ताकि हम इस हाइपरटेंशन की जो परेशानी है इससे हम जो है ना अपने आप को छुटकारा पा सकें। तो मैम आपकी तरफ माइक जाता है, और आप क्या, हम कोशिश करेंगे कि मुख्तसर टाइम में आपसे जो है ना वो नॉलेज भी ले सकें, और जो हमारे पार्टिसिपेंट्स हैं इनके भी अगर कोई क्वेश्चंस होंगे तो वो ड्यूरिंग इनसे रिक्वेस्ट है कि वो चैट में भेजते रहें, ताकि हम आफ्टर द सेशन उनसे जो है ना वो क्वेश्चन आंसर एक बार ही कर सकें। तो जो पार्टिसिपेंट से भी रिक्वेस्ट है कि जो इसका भी कोई भी क्वेश्चन हो, आप हैंड रेस करने के बजाय आप कमेंट बॉक्स में वो क्वेश्चन लिख दें, आपका वो नोट डाउन कर लिया जाएगा, और आफ्टर द सेशन ऑफ द मैम तो हम उनसे मैम से क्वेश्चंस भी कर लेंगे। थैंक यू मैम, ओवर टू यू। Bilal, for such a brief introduction. Let me introduce myself first. I am Anam Nawaz Malik and I am doing clinical PhD from UCP as he has mentioned already. And I have worked with different hospitals, different organizations for since long, for at least 5 to 6 years. और आज हम बात करेंगे लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन फॉर हाइपरटेंशन मैनेजमेंट। आप में से कोई मुझे ये बताएगा कि हम हाइपरटेंशन इंटरनेशनल डे क्यों सेलिब्रेट करते हैं? काइंडली रेज योर हैंड इफ यू नो द आंसर। जी शाहिद, आप बताएंगे मुझे why do we celebrate and why do we aim to wake the awareness on this day? अस्सलामुअलैकुम मैम, कोई भी डेज जो सेलिब्रेट किया जाता है मोस्ट प्रोबेबली उसके जो पार्टिकल जो वैल्यूज होती हैं, मकसद उनको हाईलाइट किया जाए। तो क्योंकि हम लोग जो कर रहे हैं हाइपरटेंशन से रिलेटेड, तो अब तो करंटली बहुत इश्यूज आ गए हैं। अच्छा, अगर हम जो देखते हैं जैसे कि अभी बिलाल ने भी मेंशन किया है कि वर्ल्ड वाइड हमारे पास जो हाइपरटेंशन है दैट इज अ ग्रोइंग disorder, disease, or you can say that it is a cause that is increasing day by day. आप लोगों में से बहुत से लोग ऐसे होंगे जिनके घरों में ज्यादातर मदर्स के साथ ये प्रॉब्लम होती है कि उन्हें बीपी का इशू होता है, हाइपरटेंशन का इशू होता है। So most of you will agree with me, right? Moving towards what is actually hypertension and why we are talking about lifestyle modification. लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन से मुराद है कि आपकी डेली लाइफ में जो आप सुबह से लेकर दिन तक आपकी एक रूटीन चल रही है, हम उसमें कैसी ऐसी मॉडिफिकेशन चेंजिंग्स ला सकते हैं जिससे हम अपनी हाइपरटेंशन मैनेज कर सकते हैं, ब्लड प्रेशर मैनेज कर सकते हैं। कहा जाता है कि जो ब्लड प्रेशर का मरीज है, जब उसे ब्लड प्रेशर की मेडिसिन लग गई है तो वो थ्रू आउट लाइफ उसको लेनी पड़ती है टू मेंटेन हर और हिज ब्लड प्रेशर। ठीक है, तो आज की हम इस टॉक में यही डिस्कस करेंगे कि लाइफस्टाइल में हम ऐसी कौन सी अपनी चेंजेस ला सकते हैं कि हम इसको खुद से मैनेज कर सकें। सबसे पहले तो मैं बहुत ही एक आपको जो है वो इंट्रोडक्शन दूंगी, ब्रीफ इंट्रोडक्शन व्हाट इज हाइपरटेंशन। हाइपरटेंशन जो है वो एक हाई ब्लड प्रेशर को हम कहते हैं, और ये एक बहुत सिग्निफिकेंट फैक्टर है जो कि वर्ल्ड वाइड आपकी हेल्थ को अफेक्ट कर रहा है। अगर इसकी रेशो देखी जाए तो वो दिन ब दिन इंक्रीज हो रही है, और यही वो डिसऑर्डर है जो कि मेनली कोज करता है कार्डियक अरेस्ट को या कार्डियोवास्कुलर डिजीजेस को। अब इसकी मैनेजमेंट हमारे साइकोलॉजिकली भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और हमारी फिजिकल हेल्थ से भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर हम बात करें हाइपरटेंशन की, तो हाइपरटेंशन कहते हैं कि
आपने इर्द गिर्द बहुत से लोग देखे होंगे जिनको बीपी का इशू है, उनके कोई भी सिम्टम ऐसा नहीं होता कि सबका सिम्टम एक हो। किसी के सर में दर्द होती है हाइपरटेंशन की वजह से, किसी को नींद नहीं आती है, किसी को नींद आना इंसोम्निया, किसी को जो है वॉमिट होती है, किसी को फटीग फील होती है। तो यहाँ पे सिम्टम्स जो है वो पर्सन टू पर्सन, सिचुएशन टू सिचुएशन वेरी कर रहे हैं। वी कैन नॉट से पर्टिकुलरली दिस इज अ स्पेसिफिक सिम्टम, तो इसका मतलब है आपको हाइपरटेंशन। अगर हमें हेडेक है, फॉर एग्जांपल अगर हम हेडेक की बात करते हैं, और हेडेक अगर इटसेल्फ हम इसको कहते हैं कि ये डिजीज है या ये आप कह लें कि हमारे अंदर एक बीमारी है, तो जो हेडेक इटसेल्फ वो एक्सप्लेन कर रहे हैं कि हमारे सर में दर्द है, उसके लिए हमें किसी दूसरे तीसरे सिम्टम की जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन हाइपरटेंशन में इसलिए से साइलेंट किलर कहा जाता है क्योंकि इसके अंदर हमारे पास बहुत वैरायटी ऑफ सिम्टम्स आ जाते हैं। आर यू गेटिंग मी? ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं कि इसके जो अंडर रूट कोजेस क्या है, कि हाइपरटेंशन क्यों होता है। इसके अंदर जेनेटिक कोजेस भी आ जाते हैं, एनवायरमेंटल कोजेस भी आ जाते हैं, इसमें बायोलॉजिकल कोजेस भी आ जाते हैं, इसमें हमारी जो डाइट, कैन यू प्लीज मूव द स्लाइड्स, द वन हु इज प्रेजेंटिंग इट। Am I audible? Please comment in the chat. Yes, ma'am, you are audible. Perfect. Okay, हम बात कर रहे थे कि हमारी जेनेटिक इश्यूज भी हो सकते हैं, हमारे जो है लाइफस्टाइल चॉइसेस ऐसी हो सकती है, जैसे कि हम एक्सरसाइज नहीं करते, हम पुअर डाइट ले रहे हैं, या हमारी जो मेडिकल कंडीशन है उससे भी हमें हो सकता है। एनवायरमेंटल फैक्टर्स जो अभी हम मेनली जिस बारे में बात करेंगे आगे चल के, एनवायरमेंटल फैक्टर भी बहुत ज्यादा इसका एक प्रेवलेंट एक फैक्टर है जो कि लीड करता है टूवर्ड्स हाइपरटेंशन। अब अगर हाइपरटेंशन जो है वो हमारे अनट्रीटेड रह जाए, अनमैनेज रह जाए, अगर हम मेडिसिन नहीं लेते हैं या अपनी लाइफस्टाइल चेंज नहीं करते हैं, मेडिसिन कंप्लायंस हाइपरटेंशन में इज वेरी इंपॉर्टेंट। आप ये नहीं कह सकते हैं हम मेडिसिन नहीं लेंगे एंड we are easy to go with whatever we are taking in our diet and whatever lifestyle we are adopting. You must be dealing with your doctor और उसके जो भी आपकी अकॉर्डिंगली जो भी आपकी डोज है, यू मस्ट हैव टू टेक दैट। अगर हम अनट्रीट छोड़ देते हैं तो सबसे बड़ी रीजन तो इसकी ये है, कॉज इसका ये है कि हमारे हार्ट की जो प्रॉब्लम्स हैं उनको एलिवेट करेगा, उनको इंक्रीज करेगा, जिसमें हमारा जो है वो स्ट्रोक हो सकता है, हार्ट अटैक हो सकता है, कुछ भी जो हार्ट से रिलेटेड है, स्ट्रोक, किडनी डैमेज आपकी हो सकती है, और इवन के हाइपरटेंशन से आपका कोग्निटिव डिक्लाइन हो सकता है। कोग्निटिव डिक्लाइन ये होता है कि आपकी थिंकिंग, आपकी मेमोरी अफेक्ट होना शुरू हो गई है, कि आपको चीजें भूलना शुरू हो गई हैं, आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग में प्रॉब्लम आती है, आप जिस वक्त जिस चीज पे आप फोकस करना चाह रहे हैं उस वक्त आप उस चीज पे फोकस नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, दिस इज वन ऑफ द मेन कॉज कि अगर हम हैं वो क्या क्या रेज होती हैं। तो वो हो गया फिजिकल हेल्थ। आप में से कोई मुझे बताएगा कि कौन सी ऐसी हमारी डेली रूटीन्स हैं जो कि हाइपरटेंशन को लीड करती है। इट कैन बी फिजिकल एक्सरसाइज, मैंने एक बताया, एक मैंने बताया डाइट। आप में से कोई मुझे बताएगा कि इसके अलावा कौन से ऐसे हमारे एनवायरमेंटल फैक्टर हैं जो लीड करते हैं टूवर्ड्स हाइपरटेंशन। आप किस चैट में लिख सकते हैं। No one is there. I don't want it to be a lecture thing. मैं चाह रही हूँ कि हम लोग दोनों इसको जो है वो डिस्कस करें और किसी ना किसी सोल्यूशन पे निकले बाय द एंड ऑफ द सेशन। जी शाहिद, आप कुछ कहना चाह रहे हैं?
मैम सॉरी आपका तो क्वेश्चन बेसिकली आपका अगर हम साइकोलॉजिकल हेल्थ की बात करें तो उसके अंदर हमारा आ जाता है कि हमारी कोपिंग कैसे, जैसे कि डेली स्ट्रेसेस जो हमें आते हैं, हम अगर सुबह उठते हैं, हमें स्कूल जाना होता है, कॉलेज जाना होता है, यूनिवर्सिटी जाना होता है या वर्क प्लेस पे जाना होता है, तो वहाँ हमारे पर एक स्ट्रेस होता है, वी हैव टू गेट रेडी, वी हैव टू बी ऑन टाइम, ये फलां असाइनमेंट्स हैं, ये डेडलाइंस हैं, वी हैव टू अटेन ऑल दैट। तो वो हमारा जो है सुबह से ही एक स्ट्रेस डिवेलप होना स्टार्ट हो जाए। उसके बाद ये होती है कि जब स्ट्रेस आ जाता है तो एक होती है हेल्दी हेल्पफुल कॉपिंग, एक होती है नॉन हेल्दी एक्सीलेंट असेसिव सोडियम। ये किसने कहा है? दिस इज वन ऑफ द cause in diet that is leading towards hypertension. माना गुड। अच्छा, हम बात कर रहे थे कि कोपिंग हमारे अंदर एक ओवरथिंक करते जाते हैं, वो स्ट्रेस डिवेलप होना स्टार्ट हो जाता है। और कुछ लोग ये होते हैं कि वो फॉर ग्रांटेड लेते हैं, सबसाइड करते हैं अपने आप को, जो रिलैक्स करते हैं। आगे हम डिफरेंट टेक्निक्स पढ़ेंगे कि हम स्ट्रेस को कैसे मैनेज कर सकते हैं। वो रिलैक्स करते हैं अपने आप को और कोप अप करने की कोशिश करते हैं, अपने आप को डिस्ट्रैक्ट करते हैं ताकि वो आई गेस मैम की तरफ से कोई टेक्निकल इशू आ रहा है। ठीक है। अब इसमें क्या है हमारे पास, अभी हम आगे डिस्कस करते हैं। आपको मेरी आवाज आ रही है क्लियर? जी मैम, वीडियो जो है ना वो डिस्ट्रैक्ट हो रही है, अगर आप वीडियो क्लोज कर लें तो नो इशू। जी जी, मैंने वीडियो ऑफ कर दिया, मुझे रिसीव हो गया आपका टेक्स्ट। ओके। आवाज क्लियर आ रही है? जी मैम, ओके। आप अच्छा, अब अगर हम बात करें, हम कोई केस स्टडी लेते हैं, कोई एग्जांपल लेते हैं, तो उसके अंदर मैंने आपके लिए एक एग्जांपल कोट की। एक लड़की है सायरा। अब वो 35 इयर्स ओल्ड है, वो प्रोजेक्ट मैनेजर है, और आपको पता है जब आप मार्केटिंग में हो, सेल्स में हो, तो आपकी डेडलाइंस होती हैं, प्रेशर होता है कि आपने इतना काम करना है और ये असाइनमेंट आपने इतने टाइम में कंप्लीट करनी है। आप किसी भी फील्ड में हो, आप यूनिवर्सिटी में होते हैं, आपके पास डेडलाइन होती है कि ये फलां फलां हम आपके पास प्रोजेक्ट्स हैं, ये असाइनमेंट्स हैं, ये क्विजेस हैं, ये एग्जाम्स हैं, आपके ये डेडलाइन है, आपने इसका कंप्लीट करनी है, ये सिलेबस है आपका। आप ओवरनाइट करो तब भी आपको वो कंप्लीट करना होता है। अब इसके अंदर क्या होता है कि सारा जो है वो अपने काम की वजह से जो है वो टेंस फील करती है, एंशियस फील करती है, एंजाइटी होती है उसे, और वो रात को या जब भी वो काम से दूर होती है तब भी वो रिलैक्स नहीं कर पाती, उसकी बॉडी में वही टेंशन होती है। अच्छा, जब हम स्ट्रेस फील करते हैं तो उसके सिर्फ साइकोलॉजिकल हमें स्ट्रेस नहीं फील हो रहा होता, उसके हमारी बॉडी में भी सिम्टम्स आते हैं, फिजिकल सिम्टम्स भी होते हैं। हम फटीग फील करते हैं, हम ऑक्यूपाइड फील करते हैं, हमें नींद नहीं आती, हमें कुछ लोगों को स्ट्रेस में बहुत ज्यादा भूख लगती है, कुछ लोगों को स्ट्रेस में बिल्कुल भूख नहीं लगती, कुछ लोगों को स्ट्रेस में, एंजाइटी में जो है वो बहुत ज्यादा नींद आती है, कुछ को बिल्कुल नींद नहीं आती है। डिफरेंट लोगों के डिफरेंट कोपिंग मैकेनिज्म होते हैं, ये इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल वेरी करते हैं। ठीक है, अब हम ये नहीं कह सकते कि अगर हमें स्ट्रेस फील हो रहा है तो वो सिर्फ साइकोलॉजिकल एक चीज है, उसकी कोई फिजिकल सिम्टम्स नहीं है। आपकी इवन की जब आपकी एंजाइटी बहुत ज्यादा हो तो आपकी बॉडी पूरी शिवर करती है। ठीक है, यू माइट हैव
अब इसमें क्या होता है, इस एग्जांपल में, इस पर्टिकुलर केस में, कि सारा जाती है अपने डॉक्टर के पास, वो अपना ब्लड प्रेशर टेस्ट करवाती है, तो उसका डॉक्टर से बताता है कि आपका ब्लड प्रेशर जो है वो कंसिस्टेंटली जो है वो इंक्रीज हो रहा है कुछ दिनों से। अब सारा को ये होता है कि मेरा जो है मैं एक हेल्दी लाइफ, हेल्दी डाइट है मेरी, एक्सरसाइज मैं प्रॉपर कर रही हूँ, अब इसकी क्या वजह है। तो फिर उसका डॉक्टर से समझाता है कि जो आपका वर्क रिलेटेड स्ट्रेस है वो आपको लीड करवा रहा है टूवर्ड्स हाइपरटेंशन। क्योंकि हम लोग एक साइकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव से बात कर रहे हैं, सो आई विल बी फोकसिंग मोर ऑन द साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट ऑफ हाइपरटेंशन। अगर हम स्ट्रेस मैनेजमेंट की हमने बहुत बात कर ली कि स्ट्रेस लीड करता है, स्ट्रेस जो है मेन कंट्रीब्यूटर है हाइपरटेंशन का, तब हम बात करते हैं कि स्ट्रेस मैनेजमेंट कैसे की जाती है। सबसे पहले तो आपने देखा होगा माइंडफुलनेस और मेडिटेशन। मेडिटेशन तो आप लोगों में से बहुत से लोगों ने देखी होगी। माइंडफुलनेस ये होता है कि आप किसी एक चीज के ऊपर आप फोकस करो, जैसे कि अगर आप अपने अपने रूम में बैठे हो, किसी भी एक चीज को, किसी एक साउंड को ले लो, बिल्कुल अपने आप को रिलैक्स फील करो। अब ये एक्सरसाइज आपने मेरे साथ करनी है, अपने आप को बिल्कुल रिलैक्स फील करो, इजी होके कंफर्टेबल होके बैठ रहे हैं आप लोग अपनी अपनी जगहों पे। अभी हम देखते हैं कि स्ट्रेस कैसे मैनेज करते हैं। अपनी अपनी जगहों पे रिलैक्स होके बैठ रहे हैं, अपने आप को इजी फील करवाएं और कोई एक साउंड पर फोकस करें। अब आप आहिस्ता आहिस्ता सांस लें, नाक से आपने सांस लेना है, कुछ देर के लिए जो है आपने अपनी पेट में सांस रोकना है और फिर आपने मुंह के जरिए सांस बाहर निकालना है। नाक से इनहेल करें और वो साउंड अपने माइंड में रखें और ये सोचें कि आपका नेगेटिव थॉट आपके माइंड में है। अपना नेगेटिव थॉट अपने माइंड में लाए जो कि इस वक्त आपको डिस्टर्ब कर रहे हैं। जो सा भी थॉट आपको डिस्टर्ब कर रहे हैं, जिसकी वजह से आप बर्डनाइज फील कर रहे हैं, बर्नआउट फील कर रहे हैं, स्ट्रेस फील कर रहे हैं, उस थॉट को अपने माइंड में रखें। जैसे जैसे आप सांस अंदर को ले रही है, वो थॉट आपका प्रोमिनेंट हो रहा है। ठीक है, अब आपने उसे होल्ड किए, अब आप एक्सहेल कर रहे हैं, अपने मुंह के जरिए एक्सहेल कर रहे हैं और आपने ये सपोज करना है, ये सोचना है कि वो जो नेगेटिव थॉट है आपका वो एक्सहेल हो रहा है। जैसे जैसे आपके मुंह से सांस बाहर निकल रही है, वो थॉट भी बाहर निकल रहा है। किसी को ये फील हुआ है कि उसका नेगेटिव थॉट बाहर गया है? हम एक दफा दोबारा ये करेंगे प्रैक्टिस। नेक्स्ट स्लाइड पे जरा जाइएगा प्लीज। अच्छा, ये आपकी है स्टेप बाय स्टेप गाइडेंस। अब आपने रिलैक्स करके अपनी अपनी सीट पे बैठना है, बिल्कुल अपनी बॉडी को बिल्कुल आप जो है, जिसे हम कहते हैं ना ढीला छोड़ दें, आपने ढीला छोड़ देना है। कोई टेंशन नहीं होनी चाहिए आपकी बॉडी में। टेंशन से मुराद है आपका कोई मसल भी स्ट्रेच नहीं होना चाहिए, सारे मसल्स रिलैक्स्ड होने चाहिए। अब आहिस्ता आहिस्ता सांस लें नाक के जरिए और आपने फील करना है कि वो इनहेल करते हैं तो वो आपको कैसे फील, आपको हवा फील होनी चाहिए विद इन योर बॉडी, इतनी रिलैक्स्ड हो आपकी बॉडी। जब आपकी बॉडी फुल रिलैक्स्ड होगी तब आप ये फील कर पाएंगे। जो आपका नेगेटिव थॉट है आपने वो अपने माइंड में रखना है। अब आपने एक्सहेल करना है और एक्सहेल करते हुए आपके बॉडी के जो जो पार्ट इन्वॉल्व हो रहे हैं, जैसे कि आपका लंग्स इन्वॉल्व हो रहा है, आपका बेली इन्वॉल्व हो रहा है, आपका एब्डोमेन के जितने पार्ट्स इन्वॉल्व हो रहे हैं, आपने उन सबको फील करना है। और अब आपने सपोज करना है कि वो नेगेटिव थॉट आपकी बॉडी से निकल गया है। जितने भी साइकोलॉजिकल इश्यूज होती हैं हमारी थिंकिंग से रिलेटेड होती हैं।
हम जिस तरह थिंक करते हैं कि हम लोग, हमारी जो जिस तरह की सोच होती है कि ये चीज है, तो वो तब तक हमारे साथ होती है जब तक हम उसको सोचते हैं कि वो हमारे साथ है। जिस दिन हम अपनी सोच बदल लेंगे या उस पर्टिकुलर चीज के बारे में सोचना बंद कर देंगे, वो चीज हमें डिस्टर्ब नहीं करेगी। इसी तरह जो आपका नेगेटिव थॉट अभी बाहर निकला है, वो आप इज्यूम करें कि आपका वो रिलीज हुआ है। अभी क्योंकि हमारे पास वो इंस्ट्रूमेंट्स नहीं है, वो साउंड्स नहीं है जिससे प्रॉपर हम ये एक्सरसाइज करते हैं, तो इस वजह से मे बी आपको मुश्किल हो रही हो ये एक्सरसाइज करने में। अच्छा, नेक्स्ट हम बात करते हैं कॉग्निटिव बिहेवियर टेक्निक्स की, कि हम अपने थॉट मॉनिटर कैसे कर सकते हैं और बिहेवियर एक्टिवेशन कैसे कर सकते हैं। इसके अंदर हम दो चीजें देखते हैं। एक हम देखते हैं अपने जो थॉट्स हैं उनको, अब हमारे पास, आप में से कोई अपना एक इंडिविजुअल अपना माइक अनम्यूट करेगा, उसके साथ हम प्रैक्टिकली ये करते हैं, जो कि विलिंग हो अपनी प्रॉब्लम शेयर करने में। कोई भी नहीं? कोई भी नहीं शेयर करना चाहता? किसी ने हौसला करके माइक ऑन किया फिर म्यूट कर दिया। आई थिंक जो है ना वो लोग कॉन्फिडेंशियलिटी का भी होता है कि वो फेयर होता है। आई थिंक हमें जो है आगे मूव करना चाहिए। चलिए, अगर आप में से कोई विलिंग होता तो यही हम प्रैक्टिस करते कि हम, जी जी, मैम कोई भी विलिंग नहीं है तो आई गेस हमें आगे मूव करना चाहिए। ओके, यहाँ पे हमारे पास अगर कोई होता तो हम थॉट मॉनिटरिंग और बिहेवियर एक्टिवेशन की बात करते। उसकी बात ये है कि हम अपनी हेल्दी हैबिट्स डेवलप कर सकते हैं। हेल्दी हैबिट्स में सबसे पहले तो आ जाता है कि हम स्मार्ट गोल सेटिंग हम करें, स्मार्ट गोल्स बनाएं। स्मार्ट गोल से मुराद है कि हमारे गोल्स जो है वो स्पेसिफिक होने चाहिए, मेजरेबल होने चाहिए, अचीवेबल होने चाहिए, रेलिवेंट होने चाहिए और टाइम बाउंडेड होने चाहिए। इससे क्या होगा कि हम जो है, जो हमें स्ट्रेस होता है या एंजाइटी होती है काम रिलेटेड या कोई चीज से भी, हम उसको एक बेनिफिशियल वे में और उसके एक बैलेंस्ड वे में लेकर चल सकते हैं। अपना काम प्रोक्रास्टिनेशन आप में से बहुत से लोग करते होंगे, जो एक ही चीज के बारे में सोचते रहते होंगे कि ये मैंने करना है, ये मैंने करना है, ये मैंने करना है, और आखिर तक नहीं करते होंगे। तो हमारी जो एनर्जी जो प्रोक्रास्टिनेशन में यूज होती है, उससे बहुत मिनिमम एनर्जी में, उससे 1% एनर्जी में हम वो काम कर सकते हैं जो कि हम पूरा दिन सोचते रहते हैं कि हमने ये काम करना है, और खुद को बर्डनाइज फील करते हैं उसकी वजह से हमारा पूरा दिन जो है वो डिस्टर्ब रहता है। हम सबसे पहले गोल्स की बात करें, फिर हमने जो है अपने टाइम टेबल या आप रूटीन इस्टेब्लिशमेंट हम बात करते हैं कि आप लोगों ने एक रूटीन डेवलप करनी है, कंसिस्टेंट रूटीन, जो कि आपने ये नहीं कहना कि आज मैं थका हुआ हूँ तो चलो आज मैंने ये रूटीन नहीं फॉलो अप करनी। जब आपने प्लान करना है अपना डे प्लानिंग आपकी बहुत जरूरी है। यहाँ पे तो शायद ये चीज इतनी ज्यादा नहीं है। बाहर के ममालिक में छोटे छोटे बच्चे भी जो है वो भी टू डू लिस्ट बनाते हैं कि आज मैंने ये करना है, ये वाली चीज मैंने पहले करनी है, और वो सेट करते हैं कि ये वाली चीज मेरे लिए इतनी इंपॉर्टेंट है आज के दिन में, तो ये वाली चीज मैंने पहले करनी है, ये वाली चीज मैंने इतने टाइम में करनी है। उसके बाद जो है वो मैंने ये काम करना है, इस काम के लिए मैंने इतना टाइम करना है, इसके कौन एंड कॉन्स ये हैं, इसका मुझे ये फायदा होगा, इसका मुझे ये नुकसान होगा। अगर मैं ये काम करता हूँ तो मुझे इसका क्या फायदा है, क्या नुकसान है, अगर मैं ये काम नहीं करता तो मुझे इसका क्या फायदा, क्या नुकसान है। ठीक है, उसके बाद हमने खुद को जो है पॉजिटिवली रीइंफोर्स करना है। पॉजिटिवली रीइंफोर्स में ये होता है कि आपने खुद को
कोई भी चीज अवॉइड करनी है। कोई भी हो सकता है कि आप अपने आप को सेल्फ मोटिवेट करें कि आज का दिन मेरा बहुत अच्छा था, आज मैंने जो प्लान किया वो सारे मैंने अटेन किए और मैंने अपना एक स्पेसिफिक गोल की तरफ अपने आप को लेकर आया। उसमें आप इंकरेज भी कर सकते हैं खुद को। आप खुद को फॉर एग्जांपल अगर आप ग्रेड्स के अकॉर्डिंगली आप ग्रेड्स अच्छा लेना चाहते हैं, आप उसके अकॉर्डिंगली अपना प्लान करें, तो जब आपका ग्रेड अच्छा आता है तो आप अपने आप को कोई चीज एज अ रिवॉर्ड अपने आप को कोई चीज गिफ्ट करते हैं। हम लोग छोटे होते ये करते थे कि फॉर एग्जांपल अगर हमारे एग्जाम्स हैं और हम लोगों ने एक चैप्टर 2 चैप्टर लर्न करने होते थे, तो हम हर चैप्टर के बाद एक चॉकलेट रखते थे कि जब वो चैप्टर हो जाएगा आई विल ईट दिस चॉकलेट। तो वो एक तरह से रीइंफोर्स हो जाता था कि मैं ये चैप्टर जितनी जल्दी लर्न करूंगा और जितने फोकस से लर्न करूंगा, एट द एंड आई एम गोइंग टू गेट अ चॉकलेट फ्रॉम। ठीक है। इसके बाद हमारी जो सराउंडिंग है, कहा जाता है मैन इज नोन बाय द कंपनी ही कीप्स। और अगर आप जिंदगी में ग्रो नहीं करते हैं तो इसका सबसे बड़ा फैक्टर जो है वो आपकी सराउंडिंग है कि आपकी सराउंडिंग लोग कैसे हैं। अगर आपकी सराउंडिंग में ऐसे लोग हैं जो कि पॉजिटिव डिस्कशन रखते हैं, पॉजिटिव वाइब्स रखते हैं, जिंदगी की तरफ उनका एक पॉजिटिव आप कह लो पॉजिटिव डिमेंशन है, तो आप उन लोगों में रह के ग्रो करना सीखते हैं, उन लोगों में रह के आप गोल सेट करना सीखते हैं। कहते हैं कि स्मॉल पीपल टॉक अबाउट अदर पीपल, तो जो बड़े लोग होते हैं दे ब्रिंग अ मैसेज या दे ब्रिंग अ बिजनेस टू द टेबल। आप एक जैसी कंपनी में रहोगे आपको वो चीजें अफेक्ट करती हैं इन द लॉन्ग रन। वो आपको उस वक्त अफेक्ट कर रही होती है, उस वक्त मे भी आपके लिए प्लेजरेबल हो कि आप लोग फारिग हो, आप कुछ नहीं करें, लेकिन फॉर द लॉन्ग लास्टिंग वो आपको अफेक्ट कर रही होती है, वेदर साइकोलॉजिकली, वेदर फाइनेंशियली, वेदर आप एकेडमिक्स में आप कैसे हो, ये सारी चीजें आपको अफेक्ट कर रही होती है। तो आपकी जो कंपनी है, आपकी जो सराउंडिंग है, उसमें कैसे लोग हैं और वो आपको कितना सपोर्ट कर रहे हैं। समटाइम्स हम ये होता है कि हम लोग अपनी कोई प्रॉब्लम अपने पेरेंट्स के साथ शेयर नहीं कर सकते, अपने सिबलिंग्स के साथ शेयर नहीं कर सकते। हमारे फ्रेंड्स ऐसे होते हैं जो नॉन जजमेंटल होते हैं और वो हम जब उनके साथ कोई प्रॉब्लम शेयर करते हैं तो वो हमें सोल्यूशन बताते हैं एल्स देन कि हमें जज करें। तो आपकी कंपनी कैसी है ये सबसे ज़्यादा मैटर करती है। कंपनी आपकी इसलिए भी मैटर करती है कि आपको कोप अप आप चीज़ों को कैसे करते हैं, आप स्ट्रेस मैनेज कैसे करते हैं। जिंदगी में कोई भी स्ट्रेस आ जाए आपकी कंपनी मैटर कर रही होती है कि आप वो स्ट्रेस को कैसे कोप अप करेंगे, उस चीज़ से कैसे निकल सकते हैं, मुश्किल में से कैसे निकल सकते हैं। उसके बाद है आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स। जो हमारी कम्युनिकेशन स्किल्स हैं, कहते हैं खुदा को शक्ति है आपके सराउंडिंग्स को बनाती है, और जो आपकी जुबान ही है वो जो आपके रिश्तों को बिगाड़ देती है। समटाइम्स अगले को नहीं पता कि हमारे दिल में क्या है, हम किसी के लिए कितनी एफर्ट्स पुट करें, किसी को ये नहीं पता है, क्योंकि जिस तरह आप कम्युनिकेट करें आपके वर्ड्स जो हैं वो ज्यादा इम्पैक्ट क्रिएट करते हैं। ठीक है। Am I audible? Yes, ma'am, you are audible. अच्छा, आप अपने कहे हुए वर्ड से किसी का दिल भी जीत सकते हैं और किसी जीते हुए रिश्ते को मार भी सकते हैं। तो आप कम्युनिकेशन स्किल्स अगर मैं कहती हूँ अगर आप सीख लेते हैं ना तो आप जिंदगी में कामयाब हो जाते हैं। आपको आप जब जॉब के एक हम किसी अगले को इसलिए सुन रहे होते हैं ताकि हम उसे आंसर करें, इसलिए नहीं ताकि हम उसे अंडरस्टैंड करें। अगर हम किसी का एक प्रोस्पेक्टिव कोई हमसे कोई बात कर रहे हैं हम उसको अंडरस्टैंड करके उसे लॉजिकली आंसर दें, दैट इज मोर बेटर। लेकिन हम क्या करते हैं, हम इमोशनली उस चीज पे रिएक्ट करते हैं और जो चीज उस वक्त हम नहीं देखते कि वो जो अगला बंदा है वो किस स्टेट ऑफ माइंड में है, क्या उसकी जो है उसकी सराउंडिंग्स कैसी है,
के सारे मसले आपके हल हो जाएंगे अगर आपकी कम्युनिकेशन स्किल अच्छी है। हम कहते हैं लोग गुस्सा बहुत ज्यादा करते हैं। लोग गुस्सा क्यों करते हैं? क्योंकि उनको अपनी बात कन्वे करना नहीं आती। अगर आपको अपनी बात सही से कन्वे करना नहीं आती है तो फिर आपके ताल्लुकात तो खराब होंगे। लोग तो आपको कहेंगे कि आप गुस्सा करते हैं, लोग तो आपको कहेंगे कि आपको बात करने की तमीज नहीं है, लोग तो आपको आपके कहने पर जज करेंगे। जो आप बोल रहे हो, मुंह से बोल रहे हो, उस पर आपको जज करेंगे। तो यू हैव टू वर्क ऑन योर कम्युनिकेशन। देन हमारे पास आता है कम्युनिटी रिसोर्सेज, कि हमारी कम्युनिटी में हमारे इर्द गिर्द हमारी फैमिली, हमारे फ्रेंड्स, हमारे सिबलिंग्स कैसे हैं। हमारे जो, अगर आप जॉब कर रहे हो तो आपकी जो बॉस है, जो आपका जो है जो आपके बॉस हैं वो कैसे हैं, उनके साथ आपका रिलेशनशिप कैसा है, आपके कुलीग्स कैसे हैं, ये सारा आपका इफेक्ट कर रहा होता है आपके कम्युनिटी बिल्डिंग में, कम्युनिटी रिसोर्सेज में। ठीक है। और कम्युनिटी एक तो आपकी स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए, दूसरा आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी होनी चाहिए। कम्युनिकेशन स्किल्स और स्ट्रेस मैनेजमेंट पे ज़्यादा बात होनी चाहिए, और इसके लिए आपको ये सीखना भी चाहिए कि आप स्ट्रेस अपना कैसे, क्योंकि स्ट्रेस एक डेली की चीज़ है। आपको किसी भी चीज़ के लिए स्ट्रेस हो सकता है, बर्नआउट आप हो सकते हैं, चाहे आप किसी भी फील्ड में। सॉरी फॉर द इंटरप्शन। पार्टिसिपेंट्स से मैं दोबारा कहूँगा कि अगर किसी को कोई भी क्वेश्चन हो तो काइंडली टेक्स्ट कर सकते हैं कमेंट बॉक्स में। तो टाइम टाइम सेविंग के लिए हम जो है ना ज़्यादा क्वेश्चंस ले लेंगे और हमें पास जो है ना आंसर्स भी ज़्यादा आ सकेंगे इससे। वो आप आ जाए तकरीबन कल 8 बजे आ जाए आप इंशाल्लाह। मैंने नहीं, किसने बनवा ली थी? मेरी बढ़िया है, बना लिया 1.5 नंबर। तो कोई बात नहीं, आप 8 बजे आ जाए, कार्ड ले आए अपना। कोई चेक करवा दिया मैंने। ठीक है, वो भी कर देगी, ठीक है। शान ये मेडिसिन बनाओ इनकी। जी अस्सलाम वालेकुम मैम। आई एम सॉरी सर, मैं ना पेशेंट डील कर रहा हूँ अपने। मैम से मेरा क्वेश्चन ये है कि व्हाट इज़ ब्लड प्रेशर, और जैसे कि मैम ने बहुत अच्छे तरीके से गाइडेंस की है, मैंने इनसे ये पूछना है कि जिस तरह लोगों में से अक्सर जो ब्लड प्रेशर का इशू होता है, ये इनकी मदर से या फादर से बिलोंग करता है, और कुछ ऐसे होते हैं जो ज़्यादा स्ट्रेस लेते हैं, उनको भी ब्लड प्रेशर का इशू होता है। और सम टाइम ऐसे होता है कि कुछ पेशेंट ऐसे होते हैं कि जिनका वेट बहुत ज़्यादा हाई होता है, और वज़न ज़्यादा होने के साथ भी क्या कोई ब्लड प्रेशर का कॉम्बिनेशन बन सकता है, या इसकी भी कोई वजह हो सकती है? काइंडली ये ज़रा बता दीजिए। जी आपका क्वेश्चन नोट कर लिया। आपको इंशाल्लाह जो है ना सेशन के बाद मैम फिर क्वेश्चन आंसर्स का भी सेशन करते हैं उसके बाद, तो तब आप टाइप कर दीजिए और आपका जो है ना क्वेश्चन नोट कर लेंगे आप। चलिए शुक्रिया सर। मिस्टर बिलाल अगर आप अपना माइक म्यूट कर देंगे तो काइंडली इजी हो जाएगा हमारे लिए सेशन। थैंक यू। ओके, आई थिंक इतना हमारे लिए नॉलेज इतना इनफ होगा अभी तक के लिए, और बहुत से अच्छे पॉइंट्स मैम ने डिस्कस किए हैं। तो अब हम मूव करते हैं क्वेश्चन आंसर्स की तरफ। पहला क्वेश्चन ही हम ब्लड प्रेशर से रिलेटेड लेते हैं कि मैम अभी क्वेश्चन किया है मिस्टर बिलाल ने कि ब्लड प्रेशर क्या होता है और वो कौन कौन से सिम्टम्स होते हैं, कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं जो ब्लड प्रेशर की तरफ हमें लेके जाते हैं, चाहे वो ओवरवेट से रिलेटेड हो, चाहे वो फैमिली से रिलेटेड हो, जेनेटिक्स में हो। तो क्या कौन से फैक्टर्स हो सकते हैं और हम उसको कोप अप कैसे कर सकते हैं? ज़रा इस पे ज़रा डिस्कस करिएगा। जी मिस जवेरिया, आपने हैंड रेज़ किया, अगर आप क्वेश्चन करना चाहें तो कर सकती हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम।
मैं ये कह रही थी कि एंजाइटी और डिप्रेशन तो अलग-अलग हैं, तो क्या मुझे लगता है कि यहाँ पे कुछ लोग ऐसे हैं जिन्हें मुझे लग रहा है कन्फ्यूज़ हो रहे हैं। आप क्या एक्सप्लेन कर देंगे एंजाइटी किस वज़ह से होती है और डिप्रेशन किस वज़ह से होता है? क्योंकि मैं खुद मेडिकल से हूँ, तो मुझे लग रहा है सब लोग कन्फ्यूज़ हैं इस मैटर में। डिप्रेशन एक पास्ट के बारे में होता है, उन्हें थोड़ा-सा एक्सप्लेन कर दें आप, ओके, मुझे आप जहाँ तक ओके, लग रहा है। आप क्वेश्चन नोट कर लीजिए, आप मैं डिस्कस करता हूँ। ओके। कोई और क्वेश्चन करना चाह रहा है तो काइंडली मैसेज कर दें या वॉइस भी कर सकते हैं। मैम, आर यू ऑडिबल? जी जी, am I ओके, audible to you? यस मैम, इट्स ओके। ओके मैम, फर्स्ट क्वेश्चन एक आया हमारे पास कि व्हाट इज ब्लड प्रेशर होता क्या है? लाइक हमारे जेनेटिक्स में आता है, अगर कोई ओवरवेट होता है पर्सन तो वो फील करता है हाइपरटेंशन की तरफ चल जाता है, या ब्लड प्रेशर जो है ना वो उसको फील होता है। तो ये क्या वजूहात होती हैं, फैक्टर्स कौन कौन से होते हैं जो ब्लड प्रेशर जो है ना वो इंक्रीज या डिक्रीज के हवाले से हमें फील करने पड़ते हैं, फेस करने पड़ते हैं, और हम उसको कैसे कोप अप कर सकते हैं? ठीक है। अच्छा, चूंकि मैं साइकोलॉजी फील्ड से हूं तो मैं आपको साइकोलॉजिकली इसका क्या फैक्टर्स हैं और किस तरह हम इसे मैनेज कर सकते हैं और साइकोलॉजिकली ब्लड प्रेशर क्या है, मैं आपको उसका बताती हूँ। बेसिकली हमारे बॉडी में जब हम कोई थ्रेट प्रिसीव करते हैं अपने एनवायरनमेंट में, कोई भी थ्रेट हम प्रिसीव करते हैं कि दैट इज नॉट अकॉर्डिंग टू आवर नॉर्मल रूटीन, तो हमारे पास जो है हम हमारा जो सिस्टम है, हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम है, वो कुछ केमिकल रिलीज करता है जिसके अंदर कोर्टिसोल जो है वो एक बहुत बड़ा स्ट्रेस हार्मोन है। जब वो रिलीज करता है तो हमारा जो ब्लड फ्लो है बॉडी के अंदर वो स्पीड अप होना शुरू हो जाता है। जो ब्लड फ्लो स्पीड अप होता है तो जो प्रेशर वो एग्जर्ट कर रहा होता है ब्लड वेसल्स के ऊपर वो इंक्रीज होता है। और अगर कोई चीज भी नॉर्मल से ज्यादा होगी या नॉर्मल से कम होगी, दैट इज गोइंग टू बी प्रॉब्लमेटिक फॉर आवर बॉडी। और आपने बात की है कि हमारे पास कौन कौन से फैक्टर्स हैं, आपने बात की है कि ओल्ड एज या ओबेसिटी जो है वो हमारा एक फैक्टर है। जी बिल्कुल, हमारे पास ओवरवेट जो है, ओबेसिटी, वो एक फैक्टर है हमारे पास। अगर हम हाई सोल्ट डाइट लेते हैं वो एक फैक्टर है। ड्रिंकिंग हमारे पास फैक्टर है। स्मोकिंग हमारे पास फैक्टर है। ओल्ड एज वो जो है, फिजिकली अगर हम एक्टिव नहीं हैं, अब एक्सरसाइजेस नहीं कर रहे हैं, दैट इज ऑल्सो अ लीडिंग फैक्टर टूवर्ड्स ब्लड प्रेशर। और जिसमें अभी हम जो साइकोलॉजिकली फैक्टर्स की बात कर रहे थे उसमें सबसे बड़ा जो मेन फैक्टर है, ये अभी जो मैंने आपको फैक्टर्स बताए हैं, ये फिजिकल फैक्टर्स हैं। अगर हम साइकोलॉजिकल फैक्टर की बात करें तो उसमें सबसे बड़ा जो फैक्टर है वो हमारी है टेंशन, हमारा स्ट्रेस, हमारी एंजाइटी। मैम, इसी से एक लिंक करता आपने अपने स्लाइड में एक चीज शेयर की थी कि हैबिट्स बनानी है अपनी, आप चाहे डेली रूटीन की बनाए या वीकली बनाए, मंथली बनाए। तो मैं भी पूछना चाहता हूँ कि इसमें कंसिस्टेंसी कितनी मैटर तो करती है, लेकिन हमें किस तरह से हम कंसिस्टेंट रह सकते हैं? अगर आप ब्लड प्रेशर की ही बात कर रहे हैं कि यार मुझे ये फैक्टर्स हैं, ये मेरे ब्लड प्रेशर को इंक्रीज या डिक्रीज करते हैं, तो इसको मैंने मेंटेन करना है, तो आप क्या हमें सजेस्ट करें कि यार साइकोलॉजिस्ट कि कौन कौन सी टैक्टिक्स हो सकते हैं जिसको हम कंसिस्टेंटली अपनी डेली रूटीन में ला सकें, और कंसिस्टेंट रहने के लिए हमें क्या चीज जो है ना वो करनी चाहिए? अच्छा, सबसे पहले तो हमने जब गोल सेटिंग की बात की थी, हमने गोल्स ही ऐसे बनाने हैं जो स्मार्ट गोल्स हो, स्पेसिफिक हो, मेजरेबल हो, अचीवेबल हो, टाइम बाउंडेड हो, ठीक है। और कंसिस्टेंसी का जहाँ पे अगर हम बात करें कि एक हैबिट हमें कितना टाइम ड्यूरेशन लेती है एक हैबिट डेवलप होने में, आइडियली स्पीकिंग दैट टेक्स 3 to 6 मंथ, ठीक है। अभी हैबिट के ऊपर डिपेंड करता है, हमारी हेल्दी और अनहेल्दी हैबिट के ऊपर, कि हम किस सवेरिटी की हैबिट को अपनाना चाह रहे हैं। जैसे कि अगर हम लोग कहते हैं कि हम लोगों ने स्मोकिंग छोड़नी है, आप एक चेन स्मोकर हो, आपने स्मोकिंग छोड़नी है, तो 3 to 6 मंथ्स एटलीस्ट आपको चाहिए वो हैबिट, पॉजिटिव हैबिट डेवलप करने में, नॉन स्मोकिंग हैबिट डेवलप करने में, ठीक है। और ये कोई वन डे नहीं होता कि आप एक दिन करो, नेक्स्ट डे ना करो तो आपको कि मेरी हैबिट बन जाएगी। इसके अंदर कंसिस्टेंसी जो है वो ही एक की फैक्टर है जिससे आप किसी भी चीज को अटेन कर सके, वो सक्सेस हो या वो हैबिट हो। अब ये आपके ऊपर है कि
अपने आप के साथ कितने कमिटेड हैं। अच्छा, इसके अंदर जब मैंने बात की थी हैबिट की, तो मैंने एक चीज बोली थी, रीइंफोर्समेंट। जब आप एक दिन के बाद जो है वो आपने पूरा अपने आप का टास्क जो है वो कंप्लीट करनी है, तो आप अपने आप को रीइंफोर्स करते हो। दैट कैन बी इन सॉर्ट ऑफ वर्बल, आप वर्बली कह सकते हो, अपने आप को प्रेज कर सकते हो कि आज मेरा दिन बहुत अच्छा था, मैंने बहुत अच्छा काम किया, मैंने अपने सारे गोल्स आज के अटेंड किए, आज जो मेरी लिस्ट में काम था वो मैंने सारे किए हैं, एंड दैट इज लीडिंग मी टूवर्ड्स माय हायर गोल। आप जब गोल सेटिंग कर रहे होते हैं, आपके माइंड में एक शॉर्ट टर्म गोल होता है, एक लॉन्ग टर्म गोल होता है। आपकी मोटिवेशन इसके ऊपर भी डिपेंड करती है कि जो आपका लॉन्ग टर्म गोल है वो आपके लिए कितना ज्यादा फैसिनेटिंग, कितना ज्यादा एक्साइटिंग है। अगर आपका लॉन्ग टर्म गोल, जैसे कि वेट लूज में अगर हम बात कर लें, तो कुछ लोगों को क्रेज होता है कि हमने ये सर्टेन वेट इतने टाइम ड्यूरेशन में ये हमने इतना वेट लूज करना है, तो उनका जो लॉन्ग टर्म गोल होता है वो उन्हें मोटिवेट कर रहा होता है अपना डेली गोल, अपना जो शॉर्ट टर्म गोल है उसे अटेन करने में। तो इसके अंदर बहुत सी चीजें जाती हैं। आपकी डेली रीइंफोर्समेंट आ रही है, आपकी वीकली रीइंफोर्समेंट आ रही है, और समटाइम्स ये होता है कि आपके लॉन्गर गोल के लिए इन बिटवीन शॉर्ट गोल्स भी होते हैं, जो जब आप हासिल करते हो, जब आप रिवॉर्ड्स हासिल करते हो, शॉर्ट टर्म गोल्स के रिवॉर्ड्स हासिल करते हो, तो आपको सेल्फ मोटिवेशन मिलती है कि आपने जो है हायर गोल्स अटेन कर दिए। जैसे कि अगर हम अकेडमिकली बात करें, तो हमारे जो रोज के टेस्ट हो रहे हैं, वीकली जो हमारे टेस्ट हो रहे हैं, वो हमें उसके अंदर हमारे अच्छे स्कोर हमें मोटिवेट करते हैं कि हम फाइनल्स के लिए अच्छा प्रिपेयर करें। अगर हम जॉब की बात करते हैं, तो हमारे जो 6 मंथ्स का प्रोजेक्ट है वो हमारा लॉन्ग टर्म गोल है, लेकिन जो हमारा मंथली इंक्रीमेंट लगता है, मंथली जो हमें जो रिवॉर्ड मिलता है, वो किसी भी वजह से हो सकता है, वो हमारे जल्दी आने पे या पंक्चुअल रहने पर हो सकता है, वो हमें उस मंथ के अंदर जो हमने जितने हमारे टास्क थे उनको एफिशिएंटली करने में हो सकता है। आपको डिफरेंट रिवॉर्ड्स विद द पैसेज ऑफ टाइम भी मिलते रहते हैं, तो वो इटसेल्फ भी आपको मोटिवेट करते हैं टुवर्ड्स अ हायर गोल। ओके मैम, एक और क्वेश्चन आया था पार्टिसिपेंट्स की तरफ से। पहले उमर हसीब को क्वेश्चन ले लेते हैं। जी उमर हसीब। Assalamu alaikum. My question is that is there any difference between feelings and emotions, or these terms are same or having any kind of difference between them? ओके, वी गॉट अच्छा, आंसर। आपका है कि फीलिंग्स जो है और इमोशंस जो है, फीलिंग्स जो होती है ना, इमोशंस जो है वो हमारी बॉडी में सेंसेशन है, हम बॉडीली उसे फील करते हैं, और जो हमारी फीलिंग्स हैं वो ड्राइव होती हैं हमारे थॉट से, हमारे इमोशन से। फीलिंग्स जो हैं वो डेरिवेटिव्स हैं हमारे इमोशंस का। हमारे जो स्पेसिफिक रिएक्शन होते हैं, जैसे कि गुस्सा है, या हमारी जो है वो आप कह लो कि खुशी है, ये एक स्पेसिफिक रिएक्शन है जो हम फील करते हैं। कोई भी हमारा सर्टेन एक्टिविटी हुई है, किसी ने हमें थप्पड़ मारा है, हमें गुस्सा आएगा, तो ये हमारा इमोशन है, ये हमारा स्पॉन्टेनियस जो है वो रिएक्शन जो है, वो स्पेसिफिक रिएक्शन जो है, ये हमारा इमोशन है। और हमारी किस तरह हमारी बॉडी उसको जो है वो फील करती है, बॉडी उसको कैसे सेंस करती है, वो हमारी फीलिंग्स है। ओके मैम, एक नेक्स्ट क्वेश्चन आया ठीक था है। कि डिप्रेशन और एंजाइटी, इनमें डिफरेंस क्या है बेसिकली? क्योंकि कई लोग होते हैं जो डिप्रेशन एंजाइटी को मिक्सअप कर देते हैं और वो जो है ना उसको डिफाइन नहीं कर पाते। अच्छा, डिप्रेशन ये होता है कि आप अपने पास्ट मेमोरीज में रहो, अपने पास्ट के बारे में सोचते रहो कि आपका पास्ट क्या था, आप पास्ट से ना निकल पाओ, अपने पास के बारे में मुसलसल सोचते रहो, ओवरथिंक करते रहो, और उसी थॉट पैटर्न में, नेगेटिव थॉट्स में आप चलते रहो। एंजाइटी ये होती है कि आप अनसर्टेन हो अपने फ्यूचर के बारे में, किसी भी कोई भी आपकी माइंड में चीज हो सकती है, किसी स्पेसिफिक चीज के बारे में आप अनसर्टेन हो कि नहीं हो पाएगा, ये कैसे होगा। आपके फ्यूचर अनसर्टेनिटीज जो है, फ्यूचर फियर्स जो है, वो हमारे पास एंजाइटी होती है। आप फ्यूचर के बारे में जब सोच के परेशान होते रहोगे, उसके बारे में सोच के अनश्योर हो, तो वो आपकी है एंजाइटी है। और अगर आप पास्ट के बारे में सोच रहे हो और वो आपका इम्पैक्ट कर रहा है, आपका प्रेजेंट इम्पैक्ट कर रहा है, तो वो डिप्रेशन है। तो थैंक यू मैम। अगर लास्ट पे आपसे क्वेश्चन की कोई सजेशन, कोई मैसेज आप देना चाहें हमारे पार्टिसिपेंट्स को और इन्फोनास्ट के जी, प्लेटफॉर्म मैं के थ्रू। कहूंगी कि आपने जो है अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स पे काम करना है। एज अ नेशन
हमें हमारे पाकिस्तान को बहुत इमोशनल समझा जाता है कि हम लोग बहुत इमोशनल नेशन हैं और गुस्सा हमारी हर वक्त नाक पे है। हमें अपनी जो हम कहना चाहते हैं, हमें असर्टिव ट्रेनिंग भी नहीं है कि हमें अपने राइट्स के लिए किस तरह बात करनी है कि अगले की रिस्पेक्ट भी रहे और हम अपनी बात भी कन्वे कर दें और हमें हमारा राइट भी मिले। तो असर्टिव आपको होना पड़ता है रिस्पेक्टफुल वे में। आपको कम्युनिकेशन स्किल्स पे काम करना चाहिए। एज अ नेशन हमें कम्युनिकेशन स्किल्स पे काम करना चाहिए अपनी। हमें हम लोग बहुत अच्छे होते हैं, बहुत एक्सेल कर रहे होते हैं अपनी फील्ड पे, लेकिन जब जैसे ही हम बोलना स्टार्ट करते तो अगले को पता चल जाता है कि हम कहाँ पे स्टैंड कर रहे हैं। तो हमें इस चीज पे काम करना चाहिए। दिस इज ऑल आई कैन रिकमेंड फॉर दिस सेशन। थैंक यू वेरी मच मैम आपके इस टाइम का, और बहुत से कुछ अच्छा सीखने इट को वाज मिला, बहुत नाइस टू बी हियर। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। थैंक यू सो मच। आई रियली अप्रिशिएट योर वर्ड्स। सो एंडिंग नोट के लिए मैं मिस फरवा शहजाद को इनवाइट करता हूँ कि काइंडली आप माइक ऑन करें और एंडिंग नोट के लिए जो है ना प्लीज। अस्सलाम वालेकुम, मेरी आवाज़ आ रही है? हारिस कंफर्म करिएगा। जी वालेकुम सलाम जी, यस यू आर ऑडिबल। फर्स्ट ऑफ ऑल आई रियली वांट टू थैंक मिस अनम, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। और सेशन बहुत एनर्जेटिक था और बहुत हेल्पफुल था। स्पेशली जो डेली लाइफ में हमें प्रॉब्लम्स आती हैं, जो डेली लाइफ में हमें चीज़ें तंग कर रही होती हैं, वो चीज़ें सेशन में डिस्कस हुई हैं विच वाज वेरी यूज़फुल। और इन ये इन्फॉर्मेशन हमारी डेली लाइफ में इंशाल्लाह फ्यूचर में भी हेल्पफुल रहेगी। और आई रियली वांट टू थैंक ऑल द पार्टिसिपेंट्स फॉर ज्वाइनिंग एंड फॉर गेटिंग टू नो अबाउट हाइपरटेंशन। आप सबका यही मकसद होना चाहिए कि जो आपने सेशन में सुना है, या अगर आप कहीं से भी कोई अच्छी बात सीखते हैं तो आप उसको मज़ीद जो है लोगों तक पहुंचाएं, और मज़ीद लोगों को आप बता सकते हैं कि हाइपरटेंशन क्या होता है, इसको कंट्रोल कैसे कर सकते हैं, या अगर हाइपरटेंशन की वजह से आपकी डेली लाइफ डिस्टर्ब हो रही है, एक्टिविटीज़ डिस्टर्ब हो रही हैं, तो हाउ यू कैन ओवरकम ऑन दैट एज़ वेल। बाकी मैं अगर अपना तारुफ़ करवा दूँ तो मैं यनफ़ा उन्नास फाउंडेशन में एज़ एन एचआर डायरेक्टर काम कर रही हूँ तकरीबन पिछले 2.5 साल से। और यनफ़ा उन्नास फाउंडेशन में आकर मैं देखती हूँ हम लोगों को हायर करते हैं, या अगर वॉलंटियर्स को हायर करते हैं जिन लोगों को ऑब्वियसली सोशल वर्क करने का शौक़ होता है, तो यहाँ पर उनकी किस तरह से ग्रूमिंग होती है, उनकी पर्सनैलिटी किस तरह से डेवलप हो रही होती है। एक आपको शौक़ है बेशक अल्लाह ताला की मखलूक की खिदमत करने का, अल्लाह के बनाए लोगों के लिए आपके दिल में हमदर्दी है, तो उसको चैनलाइज़ करने के लिए आपको जब एक प्रॉपर प्लेटफॉर्म मिल जाता है तो आप सिर्फ एक काम नहीं कर रही होती, उसके साथ आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स डेवलप हो रही होती हैं, उसके साथ आपकी पर्सनालिटी डेवलप हो रही होती है, आपकी नेटवर्किंग हो रही होती है, आपकी जितनी सॉफ्ट स्किल्स हैं, ठीक है, आपके कॉन्फिडेंस बिल्डिंग हो गया। और इसके अलावा जो स्किल्स सिखाई जाती हैं, अगर आप कोई डिपार्टमेंट ज्वाइन करते हैं, अगर एचआर डिपार्टमेंट में फ़र्ज़ करें आप आ रहे हैं, तो यू कैन वर्क एज ए इंटरव्यूअर, यू कैन वर्क इन द टैलेंट एक्विजिशन टीम। अगर आप एज अ कंटेंट राइटर काम कर रहे हैं तो आपकी कंटेंट राइटिंग की स्किल्स बेहतर हो रही हैं, ठीक है। अगर आप ऑपरेशंस डिपार्टमेंट में हैं तो ऑपरेशंस डिपार्टमेंट में हमारी जितनी टीम आती है, हमारी ऑर्गेनाइजेशन की जितनी, आप ये समझ लें कि जितनी क्लीन टीम है वो अगर जगह-जगहों पे जा रही है, तो इस तरह से आपको पब्लिक डीलिंग आती है कि किस तरह से आपने रेट कम करवाने हैं चीज़ों के, और किस तरह से आप इसी तरह से आप ऑब्ज़र्व करते हैं कि डेली लाइफ़ में लोग कितने मजबूर हैं, डेली लाइफ़ में लोग कितने ज़्यादा डिपेंडेंट हैं लोगों की हेल्प के ऊपर या फिर चैरिटी के ऊपर, ठीक है। तो ये जो आपके अंदर एहसास पैदा होता है लोगों को देख के, ये इसको चैनलाइज़ करना सीखें। इसके लिए आपको एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म यनफ़ा उन्नास फाउंडेशन मिल रहा है, जहाँ पर आपको ना सिर्फ अगर आप बात करें डोनेशंस की, अगर आप बात करें लोगों की मदद करने की, इसके अलावा आपको पर्सनल लेवल पे भी बहुत फ़ायदा हो रहा है कि आपकी रिज्यूमे बिल्ड हो रही है और आपको बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है, ठीक है। और इसके अलावा हमारे पास जितने लोग हैं जो टीम को लीड कर रहे होते हैं, वो सब एक्सपर्ट होते हैं। सिर्फ वॉलंटियर में और एक्सपर्ट्स में, टीम लीड्स में यही डिफरेंस होता है। और आई रियली एन्जॉयड द सेशन बिकॉज़ आप सबने काफ़ी कंट्रीब्यूट किया है, आप सबने क्वेश्चंस पूछे हैं, एंड हैट्स ऑफ टू हारिस अब्दुल्ला एज़ वेल। उन्होंने बहुत अच्छे से एंगेज किया है ऑडियंस को भी, और उनकी पार्टिसिपेशन भी बहुत अच्छी रही है थ्रू आउट द सेशन। बाकी अगर आप लोगों की कोई क्वेरी है यनफ़ा उन्नास फाउंडेशन से रिलेटेड, या अगर आप लोग यनफ़ा उन्नास फाउंडेशन ज्वाइन करना चाहते हैं, तो हमारी पीआर टीम ने आपके साथ अभी गूगल चैट में एक फॉर्म शेयर किया है, वो फॉर्म फिल करके आप यनफ़ा उन्नास फाउंडेशन का हिस्सा बन सकते हैं। और आप जो हर स्कूल के बच्चे हैं, यानी जो बच्चे पहले भीख मांगते थे, जो बच्चे पहले फैक्ट्रीज़ में रोज़ाना 50 रुपये लेके काम करते थे सुबह से शाम तक, अब वो बच्चे जहाँ पर पढ़ने आते हैं उस स्कूल की आप सपोर्ट बन सकते हैं, या आपके
आप हो सकता है कि आपके 20 रुपये डोनेट करने से उनकी एक दिन की बर्फ़ आ जाए जिससे वो ठंडा पानी पी लें, जो मेरे ख्याल से उन्होंने पहले कभी नहीं पिया होता, या उनके घरों में ये फैसिलिटी नहीं होती, या जहाँ वो काम कर रहे होते हैं या सड़कों पे अगर धूप में काम कर रहे होते हैं तो ये फैसिलिटी नहीं होती। क्योंकि जो यनफा उन्नास फाउंडेशन का हर स्कूल है वहाँ पर हर चीज़ यनफा उन्नास फाउंडेशन ऑर्गेनाइज़ करती है। वो वहाँ पर पानी हो, वहाँ पर बिजली हो, वहाँ पर बच्चों के शू के लेसेस भी हों तो यनफा उन्नास फाउंडेशन खुद से ही मैनेज करती है। तो अगर आप लोग वो स्कूल भी विज़िट करना चाहते हैं या उन बच्चों से भी अगर आप मिलना चाहते हैं तो यू ऑल आर मोर देन वेलकम। बाकी आप सब अगर कुछ पूछना चाहते हैं, कुछ ऐड करना चाहते हैं तो यू गाइस कैन आस्क। थैंक यू सो मच। थैंक यू वेरी मच मिस फरवा एंड मिस अनम। सो इन पे मैं एक मैसेज अपनी तरफ से देना चाहूँगा कि रोज़मर्रा की ज़िंदगी में अगर हम लोग को मेडिकल इशू आता है तो हम किसी डॉक्टर के पास ज़रूर जाते हैं कि हमें ये डिज़ीज़ आई है। इसी तरह हमें अपनी मेंटल हेल्थ को भी देखना चाहिए कि अगर हमें मेंटल हेल्थ हमारी कहीं पे डिस्टर्ब हो रही है, उसमें कहीं खराबी आ रही है तो हमें किसी साइकोलॉजिस्ट के पास या किसी साइकियाट्रिस्ट के पास ज़रूर जाना चाहिए कि अगर सेहतमंद दिमाग ही एक सेहतमंद जिस्म रखता है, तो आपने अगर आप वर्किंग करनी है, तो अगर आपके मेंटल हेल्थ ही ठीक नहीं होगी, तो आप फिज़िकली भी वर्क करने के काबिल नहीं रहेंगे। सो दैट्स द एंड ऑफ द सेशन। I thank you all of the participants, all of the our respected guest speakers. So time is end for the session. You can leave. Allah Hafiz, everyone.